कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में एआई समिट का उदाहरण किया दिल्ली में, और ये अभी तक इसके जितने संस्करण हुए उन सबसे बहुत बड़े स्केल पर आयोजित किया गया था। दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के सीईओज और हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर थे। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो आए हुए थे। तो हमें आज समझना है, इस बड़ी सरल भाषा में मुझे भी समझना है और ताकि आपको भी समझ में आए, ये है क्या, एआई क्या बला है। अच्छा, वाकई बला है या हमारे लिए अच्छा है, एनेबलर है या डिस्ट्रक्टर है, अभिशाप है या आशीर्वाद है। इस किस्म के शब्द देखिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एआई की बात आते ही। अब एआई हमारे जीवन में क्या कर सकता है और भारत में इस बड़े आयोजन का करने का मकसद क्या था, ये बात हम करेंगे। हमारे साथ इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर है। देवेंद्र, स्वागत है आपका। एजुकेटर अंकित अवस्थी हमारे साथ है। अंकित, बहुत स्वागत है आपका भी। और एआई एक्सपर्ट टेक्नोक्रेट कुमुद दुबे जी हमारे साथ हैं। कुमुद जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपको बताऊँ, आज मैं हैरान हुआ एक बात पर। ये चल रहा था टीवी पर सुबह से। हमारे ऑफिस के एक व्यक्ति, देवेंद्र जानते हैं, अभी नाम नहीं बताता, चलिए, उन्होंने मुझे कहा कि आपको मालूम है मैंने गाना बनाया है। मैंने कहा ठीक है, इनकी संगीत में रुचि होगी, बनाया होगा गाना सब। मैंने कहा अच्छा बताइए, दिखाइए गाना। दिखाइए नहीं, मैं सुनाऊंगा आपको। तो मैंने कहा तो गाइए। लेकिन मैं गाऊंगा भी नहीं, मैंने गाना तैयार किया है प्रॉपर म्यूजिक के साथ। मैंने कैसे किया? उन्होंने कहा एआई से किया। उन्होंने एआई ऐप से लिरिक्स लिखवाए, उसी से कंपोज करवाया और उसी से गवा दिया, और एक गाना तैयार करके 5 मिनट में मुझे दिखा दिया। 5 मिनट में। मैंने पूछा किसकी आवाज़ है? बोले पता नहीं। मैंने कहा आपने कोई आइडिया दिया होगा इसको? बोले बस ये बताया था कि क्या थीम है। इसने मेरे को लिरिक्स लिख के दी थी। लिरिसिस्ट की ज़रूरत नहीं, कंपोजर की ज़रूरत नहीं, सिंगर की ज़रूरत नहीं, एआई ने 5 मिनट में गाना बना के दे दिया। ये एआई है। उस आदमी ने मेरी आंखों के सामने करके दिखाया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मोदी जी ने आज इसको जिस तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, उन्होंने एक मानव मॉडल बताया, मॉरल, अकाउंटेबल, नेशनल, एक्सेसिबल और वैलिड। फिर उन्होंने जो 2-3 बातें सरल भाषा में, लगता है मोदी जी ने मुद्दे की बात दुनिया को बताई। उन्होंने कहा ये मानव इतिहास के में एक टर्निंग पॉइंट है, तो क्यों है ये आप बताएंगे। फिर उन्होंने कहा उसकी तुलना उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी से की। डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और बहुत कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो ये इसके दोनों एस्पेक्ट ये हमें आपसे समझने हैं। फिर उन्होंने कहा जीपीएस की तरह कमांड हमारे हाथ में रहनी चाहिए। जीपीएस हमें नहीं चलाए, हम जीपीएस को बताएंगे कैसे चलाना है। तो कई लोग डर दिखाते हैं, और मैंने तो अभी ऐसे वीडियोस भी देखे कि एआई वेबसाइट्स पर अपने आप कुछ होता रहता है। मतलब एआई अपना इंटेलिजेंस यूज करके कुछ कर सकता है। कहीं कल को मशीनों का और इंसानों का, जैसे फिल्मों में दिखाया है, कोई युद्ध ना हो जाए। ये सारी बातें भी हो रही हैं। फिर सबसे बड़ी बात, नौकरियां। एआई नौकरियां देगा कि लेगा, ये बात हमें आपसे करनी है। तो पहले मैं देवेंद्र से पूछ लूं 1 मिनट की, ये जो अभी इवेंट हुआ भारत में, इसका मकसद क्या था? बेसिकली हमने दुनिया को किस बात के लिए आमंत्रित किया था? इसमें थीम के हिसाब से अगर समझें कि हमारा क्या मैसेज है पूरी दुनिया को, तो उसमें ये है कि जैसे उन्होंने पीएम ने उदाहरण में दिया कि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे इसको कॉन्फिडेंशियल रखने की कोशिश की जाती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। भारत में आप आएँ, यहाँ इनोवेशन करें और पूरी दुनिया के लिए ये उपलब्ध हो। तो समझा जा सकता है कि चीन, और ख़ासतौर पे चीन के संदर्भ में था। दूसरी चीज़ की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के हिसाब से हो, तो भारत एआई के मामले में सुपर पावर बनना चाहता है। दूसरा, जो खतरे हैं उन खतरों से निपटने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहता है, और न सिर्फ अपने आप को तैयार करना चाहता है बल्कि ये चाहता है कि यहाँ के सेटअप में जो कुछ भी तैयार हो वो पूरी दुनिया के लिए हो और पारदर्शी तरीके से हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के आधार पे हो, ना कि विध्वंसक हो जाए। तो उस लिहाज से ग्लोबल साउथ में ये पहला इतना बड़ा समिट। हम एआई के यूजर हैं, जैसे हम हर चीज़ के मार्केट बन जाते हैं, या हम एआई टेक्नोलॉजी क्रिएटर हैं? देखिए, एक चीज़ तो तय है कि जैसे अमेरिका और चाइना जो 2 बड़े पावर हैं इसमें, उनके पास जो फंडिंग है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो आपकी जो ताकत, वो ताकत नहीं हो सकती। आपके पास उतने पैसे नहीं, उतने R&D के लिए उतने पैसे नहीं हो सकते। आप यूज़र के हिसाब से इतना बड़ा सर्विस बेस दोगे और उसमें एक सुपर पावर आप बन सकते हो। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास सर्विस के मामले में टैलेंट आपके पास बहुत बड़ा है, डाटा आपके पास बहुत बड़ा है, लोग आपके पास बहुत ज़्यादा। तो उस कंडीशन में सर्विस के लिहाज से आप उनके साथ खड़े होगे, और न सिर्फ साथ खड़े होगे बल्कि उनसे आगे का भी सोच सकते हो कि डाटा हमारा, तो असली ताकत हमारे पास है। बट फंड के हिसाब से आप देखें तो जैसे एनवीडिया का बजट आप उठा के देख लें, जो एआई की अमेरिका की इतनी बड़ी कंपनी है, उसके बजट अपने बजट से तुलना करें तो कोई तुलना ही नहीं। तो वो एक चैलेंज है। ठीक है, पहले क्या हमें एआई को आम यूजर जैसे हम आप ऐसे
उसके लिहाज से हमें एआई को कैसे यूज करना है, ये बात करना उचित है, या इंडस्ट्री के लेवल पर? नहीं, पहले तो हमें ये समझना जरूरी है, जो सर आप बात कर रहे थे, मैं फंड के मामले पे मेरा एक अपना सोचने का तरीका है, और वो ये कि अमेरिका में भी स्टेट स्पॉन्सर्ड एआई वर्सेस प्राइवेट फंडेड एआई, ये दोनों बातें डिस्कशन में आना जरूरी हैं। एनवीडिया प्राइवेट कंपनी है जिसकी नेटवर्थ भारत की जीडीपी से ज्यादा चली गई, लेकिन उसके पीछे भी एआई के लिए बनाई हुई जीपीयू या सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस जिसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में बनी हुई है। अब मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करता हूं सौरभ जी, आज हमारे देश में जितनी भी आईटी कंपनीज हैं जो सर्विस देकर के ही बड़ी बनी थी, हम लोगों ने कभी ना कभी यही समझा था कि हम सर्विस देंगे और सर्विस देकर के वर्ल्ड लीडर बनेंगे सॉफ्टवेयर में। आज टॉप 10 कंपनी उठाकर देखेंगे तो आधी से ज्यादा इंडियन कंपनी आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स में आपको इंडियन दिखाई देती हैं, जिनके प्रॉफिट्स भी बहुत बड़े बड़े हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हैं। तो ये कहना कि स्टेट स्पॉन्सर ही आईटी होता, मैं थोड़ा इसके खिलाफ हूं। जब आपका काम ही सॉफ्टवेयर में है, आप लोग आने वाले समय को नहीं देख पा रहे हैं, तो एक बड़ा फेलियर हमारी आईटी कंपनीज का है, जो केवल अपने आप को यूजर बना करके बैठ गई कि हम सर्विस देकर खुश पहले हैं। समझिए अंकित मुझे पहले एक शुरुआत से एक थोड़ी और बेसिक से शुरू करना चाहता हूं मैं एक्चुअली। मैंने जैसे कहा, आम आदमी के लिए एआई का मतलब है चैट जीपीटी, ग्रो, गूगल एआई। ठीक है, ठीक। हमारा मकसद काम उन्हीं चीजों उतने से ही पड़ता है, इससे ईमेल लिखवा लो, इससे कुछ ड्राफ्ट करवा लो, यही सब, ठीक, या रिसर्च करवा लो। मैंने कहा हमारा काम, मेरा काम, मैं अपना एग्जांपल देता हूं, इससे रिसर्च निकाल लो, ये सवाल का जवाब दे देता है, रियल टाइम जवाब दे देता है, यही है एआई या इससे बहुत ज्यादा है? मैं मेरी समझ में बताऊंगा, टेक की समझ में मैम बताएंगी, है ना। मैं यूजर इंटरफेस की तरफ से बता रहा हूं। आप जितने भी प्रोडक्ट्स अब यूज कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एआई फैसिलिटेट कर रहा है। फॉर एन इंस्टेंस, मैं आपके पास बात करने के लिए कंटेंट रिसर्च में एआई का यूज कर लिया, या मैं आपके सामने आने से पहले रास्ता तलाश रहा था, गूगल ने गूगल मैप पर एआई इनपुट्स को पहले से ही फीड किया हुआ था कि ये ट्रैफिक एरिया तत्काल प्रभाव से पहले वाले जीपीएस में कंजेशन दिखा रहा था, तो मैं इस कंजेशन को इसको भी बता देता हूं। इमीडिएट कंजेशन, अपडेट, ऑटोमेटिक, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस मशीनें यूज कर रही हैं। आसान भाषा में कहें तो जो चीजें पहले इंसान अपने अनुभव से सीखता था, अब मशीनें अपने पास अनुभव ऐड करती चली जा रही हैं अपने आप। मशीन लर्निंग कहा जाता है इस पर्टिकुलर विषय को, जिसमें मशीनें सीख रही हैं। इंसान को मशीनों से आगे इसलिए रखा गया था, मशीनें इंटेलिजेंट हो रही हैं। कहते हैं कि इंटेलिजेंस जो शब्द था ना, वो इंसान के लिए यूज किया जाता था। मशीनें तो होती ही काम करने के लिए थी, जिनको ऑर्डर दिया जाता था। अब मशीनों को वो चीज दे दी गई कि ये ऑटोमेटिव लर्निंग पर चली गई, आपके बिहेवियर को वो ट्रैक करती हैं। आज जिस चीज को हम बोलते हैं कि हम यूजर बनकर के शायद अच्छा रहे, मैं आपको एक बहुत बड़ी चेतावनी के लिए पहले ही इंगित कर दूं, हमारे को ये जितने भी चैट जीपीटी हो या जेमिनाई हो या जितने भी बड़े बड़े आकर के ऑफर दे रहे हैं ना कि फ्री में यूज कर लो, असल में वो हमारे बिहेवियर को रिकॉर्ड करने आ रहे हैं। हम उनसे डेटा को वो रिकॉर्ड करने आ रहे हैं, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स पर उसकी रिकॉर्डिंग होगी। सर एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, आप अगर गूगल पर जाएं और पूछें कि बेस्ट यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, रेफरेंस में था इसलिए बोल दे रहा हूं, यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे तो जो टॉप 10 आपको गूगल रिजल्ट्स दिख रहे हैं, उनमें सबसे ऊपर गूगल का अपना एडवर्टाइज है जिसके वो पैसे कमाता है। मतलब पहले आपके सर्चेस को उसने रीड किया, उस पर फिर पैसे कमाकर उसने आपको एक सजेशन दे दिया, कॉर्नर में हल्का सा एडी शब्द यूज कर लिया। इसी प्रकार से गूगल का जो मोनोपोली था उसको टक्कर देने एआई आ गया है। आसान रूप से यह समझिए, आने वाले समय में आपके हर बिहेवियर को उसने पूरी तरह बांट कर रख लिया है कि अंकित अवस्थी एआई से ये सब बातें पूछता है, ये इस तरह की बात खुद सोचता है, ये यूज करता है जाने से पहले, ये तमाम चीजें सामने वाले के बारे में रिसर्च करता है, सारा उसके पास मेरा डेटा रिकॉर्ड है। Okay. अब आपका डेटा बिकेगा, इसके मूल में डेटा है। एआई इज ए डेटा, एआई वर्क्स ऑन डेटा। देखिए सर, गूगल सर्च में भी जब आप देखते हैं ना, इतने सारे पेज खुल के आपको एक आंसर ऊपर निकल के आता है। आसान भाषा में समझिए कि एक ऐसी मशीन बनाई गई जिसको खूब सारा भोजन ज्ञान का कराया गया और कहा गया कि आवश्यकता अनुसार ज्ञान देते चले जाएंगे। ठीक है, अब वो ज्ञान किसी भी रूप में है, आपको मूवी चाहिए, गाना चाहिए, आपको लेखन आपने मुझे 2 उदाहरण दिए हैं जी, जीपीएस का और गूगल का जी, ये भी बेसिकली एआई से सीख रहे हैं। अब सब में सर कॉग्निटिव लर्निंग शुरू हो गई है, मशीन लर्निंग है ये। ठीक है, ये मशीनें सीख रही हैं और आपके अनुभव आने वाले समय में बिकेंगे। मेरी क्वेरीज या मेरी जरूरत का समाधान करने के लिए वो अपने आंसर्स को और इंटेलिजेंट बना रहे हैं। सर आप सोचिए ना, मेरा एक दोस्त अभी हाल ही में कोलकाता की यात्रा पर था, कोलकाता से आगे किसी इंटीरियर में था। ठीक है, वहां जाकर के उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या देखना चाहिए, कहां घूमना चाहिए। गूगल उन्हें सेल्फ सर्च में रिजल्ट दे रहा है कि आप इस जगह के नजदीक हैं, आप ये घूम के आ सकते हैं। पहली बात, आपका जीपीएस ऑलरेडी अकाउंट्स के थ्रू ट्रैक हो गया। आपको किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, आपको अमेजॉन आपके टॉप पर दिखा रहा है कि आपको इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। वो कैसे जान रहा है?
आपके बिहेवियर को वहां पर ट्रैक करके बेचा जा चुका है। ठीक है, डेटा ना बिके, इसीलिए भारत डेटा प्राइवेसी चिल्लाता आया है। अब इस पूरे इस सब के बीच में भारत कहाँ है कुमुद जी? मतलब जैसे मैंने जो इनसे पूछा था, हम केवल यूजर हैं? नहीं, मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो $12 बिलियन हमारा इकोनॉमी 2022 में एआई से हमारे जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो था, और 2025 में यही आंकड़ा करीब 250 से 300 बिलियन डॉलर्स पहुंच गया है एआई से। तो और आंकड़ों के हिसाब से जैसा कि इन्होंने कहा कि एआई जो है वो एक डेटा मॉन्स्टर कहा जा सकता है उसको। वो लर्न करता है, ग्रो करता है और स्प्रेड करता है जैसे जैसे उसको डेटा मिलता जाता है। और आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि चैट जीपीटी का जो 5.0 है 4.0 ने ही उसको लिखा है। तो मतलब आप ये सोचिए कि मशीन लर्निंग की जहां हम बात कर रहे हैं, तो चैट जीपीटी जो खुद लिखा गया है वो भी चैट जीपीटी के थ्रू लिखा गया है। सॉफ्टवेयर ने अपना वर्जन, नया वर्जन खुद लिख दिया। उन्होंने खुद, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा प्रतिशत, बट बहुत सारा प्रतिशत उसका जो कोड है वो 4.0 से ही आया है। तो इस तरह से मशीन लर्न कर रही हैं। एक हमारे टेक्नोलॉजी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बोला जाता है सिंगुलैरिटी को। सिंगुलैरिटी का तात्पर्य ये है कि एआई इतनी तेज़ी से जो बढ़ रहा है, 2045 तक ऐसा प्रेडिक्टेड है कि पूरी ह्यूमन इंटेलिजेंस मिला के, पूरी वर्ल्ड की ह्यूमन इंटेलिजेंस मिला के भी जो पावर सिंगुलैरिटी, मतलब वो मशीन, एक मशीन सिर्फ होगी, उसकी इंटेलिजेंस उन सबसे ज्यादा हो जाएगी। डरा रही है। ये प्रेडिक्शन है, ये प्रेडिक्शन है। और जिस हिसाब से, जिस तेजी से हमने जो प्रेडिक्ट किया था कि कंप्यूटर्स 2000 में आएंगे, वो कंप्यूटर्स आपके पास 1980 में पहुंच जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है वो इस हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है, मैं इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर बाद में आता हूं। पहले मुझे बताइए, एआई मतलब सॉफ्टवेयर, और आसान करिए, गूगल सर्च इंजन की तरह समझिए कि सर्च इंजन है यूजर के लिए, सॉफ्टवेयर ना, कोडिंग है ना, कोडिंग। ठीक है, तो ऐसे दुनिया में अभी कितने अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे? जैसे हम अभी 3-4 हमने अभी नाम लिया, तो ऐसे दर्जनों में, हजारों में, सैकड़ों में? बेस्ट आंसर तो ये दे बढ़ते ही जा रहे हैं। आप डेली देखेंगे हर कंपनी अपना एक चैटबॉट। छोटा सा एग्जांपल, आईआरसीटीसी, आप आईआरसीटीसी की साइट पे जाते हैं, आपको एक दीक्षा नाम की लेडी आपको चैट है ना, तो ये आज नहीं हुआ है, ये आज से मुझे लगता है 10 साल पहले से वो दीक्षा मैडम हमारे को हेल्प कर रही हैं। तो एआई तो प्ले करना शुरू हो चुका था। जो चैटबॉट्स थे, हर कंपनी ने अपने हिसाब से, अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से वो एवरी चैटबॉक्स इज अ वर्जन ऑफ एआई। ऑफ कोर्स, इसको और आसान करें, वो हमको बैंकिंग में भी मिलता है, आपको हर एक जगह हर ऐप में मिल जाता है, हॉस्पिटल के ऐप में भी मिल जाता है, बिल्कुल आपको हर जगह मिलता है। और धीरे धीरे, अब जैसे आपने मेडिकल का एग्जाम्पल दिया, तो मेडिकल के एग्जाम्पल में कुछ कॉमन चीजें जो आपको, कॉमन बीमारियां, उसके हल भी आज भी आप उनके हल चैट जीपीटी से जाके पूछेंगे तो वो आपके सिम्टम्स के बेसिस पर आपको बता देगा कि आपको ये दवाई लेनी है। डेटा भी है उसके पास उतनी इंटेलिजेंस भी है। तो इन सारी चीज़ों में जब हम एआई को अप्लाई करेंगे, तब हमें बस ये बरतना है, समझदारी देखनी है कि भाई हमें किस हद तक उस फ्रेमवर्क को अपनाना है। अब मुझे बताइए, प्राइम मिनिस्टर मोदी एआई को लेकर इतने एंथुसियास्टिक हैं, वो भारत में इसकी कैसी इंप्लीमेंटेशन सोचते हैं? हमें एआई यूनिवर्स में कहाँ और क्या करते हुए देखते हैं? देखिए, उसमें सबसे बड़ा जोर उनका बार बार इस बात पे है कि पहली बात तो ये कि हम अपडेटेड रहें। दूसरी चीज़ की जो बात आप कह रहे हैं कि डर लग रहा है, इस शब्द से ही उनको नफरत है कि डरना नहीं है आपको लीडर के तौर पे आगे आना है। और ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि बीपीओ, कॉल सेंटर, इस तरह की नौकरियों पे असर पड़ेगा, वो नौकरियां जाएंगी। लेकिन एक तरह की नौकरी जाएगी और दूसरे तरह की नौकरी आएगी, ठीक, और वो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बड़ी होगी वहाँ पर, अगर आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो सरकार उस रूप में इसको देख रही है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कंसर्न सिर्फ ये है, और सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, कि इस पे बार बार वो जोर दे रहे थे कि इसका कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल होना चाहिए। और कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल की जब बात वो करते हैं, तो आप सोचिए ना कि ऐसा एआई जो कि डिफेंस को भी तय करता हो, हेल्थ को भी तय करता हो, एग्रीकल्चर को तय करता हो, एंटरटेनमेंट को, उदाहरण देखिए, बताइए। जैसे डिफेंस में, तो डिफेंस में एआई क्या करेगा? अब डिफेंस में एआई ये करेगा कि आपको अगर एकदम से प्रिसाइज अटैक कराना है तो बहुत आसानी के साथ आप, उसमें बहुत बड़ी कंपनी है वो परप्लेक्सिटी करके है, डिफेंस सेक्टर में काम कर रही है, यूरोप और यूएस दोनों जगह पे, वो बहुत एक्यूरेसी के साथ वो करा लेंगे।
वहाँ पे आपके ह्यूमन फोर्स नहीं, सर्विसेज के हिसाब से सोचिए। अभी एक होटल वाले बता रहे थे कि उनके अंदर मान लीजिए 30 स्टाफ है उनके फ्रंट डेस्क पे, बोले कि इतनी परेशानी होती थी, उनका शिफ्ट लगवाना, उनकी तबीयत ख़राब, उनके 50 तरह के इशू। फिर उसके बाद हमारे पास एक एप्लीकेशन आया, हमने उसका इस्तेमाल कर लिया और जिस खर्च पे मैंने 30 लोगों को रखा था उससे आधे खर्च पे 24/7 सर्विस में दे रहा हूँ उस AI वाले ऐप के मार्फत। और उसमें वो बाकायदा इस रूप में है कि उनसे अगर आप जैसे अपने रूम से आप फ़ोन करें कि हाँ भाई ये रूम सर्विस ऐसे भेज दीजिए, तो वो इंटरेक्टिव अंदाज में वो बात कर रहे हैं। अच्छा आपको ये चाहिए, मैं तुरंत भेजता हूँ या तुरंत भेजती हूँ। तो एकदम इंटरेक्टिव अंदाज में। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति एक्सपोर्ट उनको करना था, तो कुछ वो डिज़ाइन बनवा रहे थे, किसी अच्छे डिज़ाइनर को बहुत पैसे उन्होंने दिए और कई दिन मेहनत करा के उन्होंने एक डिज़ाइन बनवाया। वो बहुत संतुष्ट नहीं थे। फाइनली उन्होंने ChatGPT पे उसको ट्राई किया। अगले 1.5 मिनट के अंदर ऐसा डिज़ाइन बॉक्स आया जो पसंद आ गया उनको, जो तुरंत सबको पसंद आया। ओके। तो ये आप हर सेक्टर में सोच सकते हैं। अब मुझे ये बताइए फिर अभी फिलहाल हम कहाँ हैं इसमें, हमारी टेक कहाँ तक पहुंची है? हमारे पास डेटा बैंक बहुत बड़ा है, वो होगी बात। और डेटा बैंक है तो अब उसको प्रोसेस करने के लिए जीपीयूज की जरूरत आ रही है। अब हम अगले स्टेप पे आते हैं। जीपीयू इज, हाँ, ये जैसे आप सीपीयू शब्द सुनते थे, ऐसे ही ग्राफिक के लिए प्रोसेसिंग यूनिट समझिए, यानी सीपीयू का एक बड़ा वर्जन जो कि इतने बड़े डेटा को प्रोसेस कर सकता है बहुत तेजी से। कहानी कहां से कहां तक बदली, ये एक प्रोसेसर है ना। तो हमारे कंप्यूटर्स जैसे कोई भी अपन कमांड देते हैं तो सूचना को प्रोसेस करते थे जो उसके पास अवेलेबल थी। लेकिन अब आपने क्या किया, जैसे IRCTC का उदाहरण लिया कि उनके पास बल्क में बिलियंस ऑफ लोगों का डेटा है। अब उसके पास से प्रोसेस करके आपको इंस्टेंट जवाब देना है, यानी कि एक ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइस चाहिए जो उस डेटा को बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप तक लेकर आए। जैसे सर बोल रहे हैं कि उन्होंने कमांड दिया और उसने तुरंत कंप्यूटर के अंदर डेटा निकाल दिया कि हमारे होटल में ये चाहिए, यानी कि आपका इतना सारा डेटा पहले से था, उस डेटा को उसने प्रोसेस किया, अब आपके पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में प्रोड्यूस करके दे दिया। अब अब आते हैं जीपीयू पे। वो नहीं इसी पे वो जो डेटा है, मुझे मेरे पास क्वेरी है, आगे इसको कंप्यूट करना है, इसको मुझे जवाब देना है, मुझे 2 चीज लगेंगी, एक मशीन, एक सॉफ्टवेयर। करेक्ट। तो वो मशीन भी स्पेशल है आज के जमाने की। एग्जैक्टली, लड़ाई ही उसी पे चल रही है। आप समझिए, अमेरिका ने एनवीडिया को इतना सख्त कर दिया कि वो चाइना को अपनी चिप नहीं बेच सकता। जब हम मशीन बोलते हैं तो चिप, यस, वही सेमीकंडक्टर डिवाइस, जितनी भी इंटेलिजेंट चीजें हैं वो सेमीकंडक्टर में आ गई। अब आप ये समझिए, एनवीडिया ने वही क्रैक किया। ताइवान और चाइना की असली लड़ाई सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इंडिया में भारत सरकार जो सेमीकंडक्टर के लिए इतने सारे इंस्टॉलमेंट्स लगवा रही है, मतलब यहाँ पे ऑफिसेज बनवा रही है, यूनिट्स लगवा रही है, वो रीजन ये है कि लोगों को ये समझ में आ गया कि आने वाला टाइम जिसके पास ये चिप है ना उसका है। तो दुनिया में लड़ाई इस प्रोसेसर पे चल रही है। चिप अलग है, डिजाइन अलग है सर। डिजाइन नहीं, ये मतलब जैसे अभी यहाँ हमारे यहाँ जब सेमीकंडक्टर की बहुत बात होने लगी तो समझाया गया था कि चिप, बेसिक चिप जो फिजिकल चिप है दैट इज वन थिंग, डिजाइन एक अलग चीज है। हम डिजाइन कर सकते हैं, हम चिप नहीं बना रहे थे, अब हम चिप भी बनाएंगे। यही बात थी ना। 2 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो मोदी जी, मतलब ये मेरा मानना है, वो जिस पर वर्क करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस तरह से डेवलपमेंट यहाँ हो, वो है एथिकल AI और सस्टेनेबल AI। ये दोनों चीज़ें हमारे एक तो इनहेरेंटली वो चाहते हैं कि जैसे आपने बात की थी न्यूक्लियर पावर की, कि हम सोवरेन न्यूक्लियर पावर बने, हमने खुद अपना एक न्यूक्लियर वेपन बनाया, या जो भी वो टेक्नोलॉजी हम लेकर आए, हमने खुद बनाई। सेम उनका जो विजन है वो ये है कि हम LLM मॉडल्स, जो लर्निंग मॉडल्स हैं, वो यहाँ पर डेवलप करें। वी शुड बिकम अ सोवरेन पावर इन डेवलपिंग मॉडल्स ऑफ AI इन इंडिया। अभी हम कहाँ, where do we stand right now? तो वी आर डूइंग इट, दैट्स व्हाट मैंने आपको आंकड़े बताए कि हम कहाँ $12 बिलियन की बात कर रहे हैं और कहाँ हम 250 की बात कर रहे हैं। और यही आंकड़े अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो उसके माध्यम से कहा जा रहा है कि 10 से 15% हमारी GDP का हिस्सा AI का हिस्सा होगा। ये बाय 2030, बहुत दूर की बात नहीं कर रहे हैं हम 5 सालों के अंदर अंदर की बात कर रहे हैं। बट उसको डेवलप कैसे करना है, एथिकली डेवलप करना है और सस्टेनेबल मॉडल्स डेवलप करने हैं। ये बात अभी तक हम में से किसी ने नहीं उठाई कि हर मॉडल को डेवलप करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आपको कंज्यूम होती है वो सिर्फ एक नॉर्मल गूगल सर्च से कहीं ज़्यादा है। तो हमें बेसिक्स का भी ध्यान रखना है, उनको सस्टेनेबल रखना है। ऐसा नहीं हम कर सकते कि हर चीज़ में, आजकल क्या है ना, हम तो इनवाइट कर रहे हैं दुनिया को कि यहाँ डेटा सेंटर्स बनाइए। हाँ, म्यूजिक वीडियो है,
उसके लिए भी हमने एआई का यूज कर लिया और एक पूरा का डेटा पूरा सेंटर्स क्या हैं? डेटा सेंटर्स वही हुए ना जो डेटा सेंटर्स हमारी जानकारी को इकट्ठा करके रखने की एक जगह हो गई, लेकिन वहां पर भी जीपीयूज यूज होंगे। हाँ बिल्कुल, जो हमारे डेटा सेंटर्स हैं वो हमारे ही डेटा को यूज करके उनका एक मॉडल आप मान लीजिए कि बनाया जा रहा है, जिनको यूज करके आपके फर्दर एआई को एनहांस किया अरे ये जाएगा। बताइए, मोदी जी को ये क्यों कहना पड़ा, देवेंद्र बताएं कि जैसे सनलाइट है, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट उन्होंने कहा, लेकिन सनलाइट इज यूनिवर्सल। तो हमें जो है उन्होंने कहा कि कुछ देश और कंपनियां ये मानती हैं कि एआई एक स्ट्रैटेजिक एसेट है, इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, मतलब हमारी ये टेक हमारे पास ही रहे। उन्होंने कहा एआई के लिए ऐसा ना सोचें, एआई शुड बी शेयर्ड विद ऑल। ठीक है, इसका मतलब तो ये है ना कि भाई बाकी देश जो है उस पर प्रोटेक्शनिस्ट है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका चाइना के संदर्भ में, दोनों के संदर्भ में ही है, क्योंकि अभी उनके पास ज़्यादा पैसा है। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि यूएस का उदाहरण आप ले लें, जैसे यूएस में प्राइवेट कंपनी, तो यूएस तो प्राइवेट कंपनी बेस्ट ही है, पूरी इकोनॉमी है उनकी। दूसरी तरफ चाइना की अगर बात करें तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। हम इन दोनों में फंडिंग के मामले में हम नहीं हैं। ठीक, दुनिया के दूसरे कई देश ऐसा नहीं हो सकते। तो उस कंसर्न को पीएम ने इस प्लेटफॉर्म पे उठाया कि भाई आपका एआई सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए, एक पहली बात हो कि उसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो, ये नहीं होना चाहिए, और दूसरा प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो सबके लिए होना। और ये कंडीशन आप रखने की स्थिति में इसलिए रहेंगे क्योंकि डाटा अल्टीमेटली आपके पास है, तो आपके पास भी एक बहुत बड़ी पूंजी है। इस पूंजी के आधार पे आप चीज़ों को लेकिन अच्छा, मैं वैसे अब बहुत लेबैनिश सवाल पूछना, हो सकता है आपको लगे कि आप बेवकूफ़ी का सवाल है। जैसे डेटा हमारा, ठीक, मार्केट तो हमें, अब निविडिया हो, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे ग्रोक हो, कोई भी हो, वो क्या करेगा अपनी टेक अपने पास रख के, जब उसके पास कंज्यूमर ही नहीं है। कंज्यूमर तो मैं हूँ, मुझे तो देना ही पड़ेगा उसे प्लेटफॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, इसको थोड़ा सा और एडवांस स्टेज समझिए कि जो आपकी ताकत है एनवीडिया की, वो ताकत हमारे डेटा के दम पे है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आपको हमेशा, हमारी निर्भरता आपके लिए रहेगी कि आप हमें इग्नोर कर ही नहीं सकते। पीएम उसको बड़े पैमाने पे ये देख रहा है। अच्छा, पीएम के अप्रोच को अगर आप देखें सौरभ, तो उनका हमेशा से ही ये रहता है कि टेक्नोलॉजी को सीधे जनता से जोड़ते हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी को आप उठा के देखिए, और ये आज से नहीं, जब से पब्लिक लाइफ में वो आए हैं, वो चाहे पॉलिटिक्स की बात करें, जैसे 2008 में वो वावा ने पहली बार टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया पॉलिटिक्स में। 2008 में यूएस का जो इलेक्शन हुआ था, पीएम मोदी ने उसके एक एक डिटेल को, उस समय तब ये गुजरात में थे, एक एक डिटेल को फॉलो किया वहाँ पे यूएस में कैसे ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर राजनीति को प्रभावित किया जा रहा है, और उसके बाद उन सारी चीज़ों को उन्होंने गुजरात में और फिर दिल्ली में राष्ट्रीय फलक पे अपनाया। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब एक टेक्नोक्रेट, एक मुख्यमंत्री वो टेक्नोक्रेट है, मोदी जी इंजीनियर नहीं है। नीतीश कुमार जी ट्विटर का मजाक उड़ाते थे कि चिड़िया चहचहा रही है, पता नहीं ये क्या चीज़ है। जब मोदी जी बहुत ज़्यादा ट्विटर पर जोर देते थे, तो नीतीश कुमार जी एक इंजीनियर होते, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि वो उस चीज़ को नहीं देख पा रहे थे वहाँ तक। नरेंद्र मोदी उस चीज़ को समझ रहे थे कि हाँ, ये दुनिया कहाँ जा रही है, और आपने देखा कि पॉलिटिक्स का कितना बड़ा हिस्सा उस चीज़ पे आया। तो चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे गवर्नेंस हो, चाहे आम लोगों की मदद करने के हिसाब से टेक्नोलॉजी को सीधे कैसे जोड़ा जाए जनता के लिहाज से, वो एक इंटरेस्ट ये तो रहता है। आने के साथ ही शुरू कर दिया था हर सेक्टर में। यूपीआई क्या है? यूपीआई किसी ने सोचा था क्या? और जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हम लोगों ने खड़े कर लिए भारत ने, यूरोप के कई देशों के लिए तो वो नज़ीर है। जैसे फिनटेक के मामले में जर्मनी कहाँ टिक रहेगा हमारे सामने, मतलब यूरोप का एक बड़ा देश, लेकिन वो हैरान हो जाते हैं हम लोग के फिनटेक को देख के। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मोदी जी का उस पर जोर रहता है। दूसरा, सिनर्जी पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि आप हमेशा सिनर्जी पे रहें, और कोई भी चीज़ अगर तकनीक आती है तो एक तो उनमें सिनर्जी होनी चाहिए, दूसरा लोगों को आप इससे कैसे फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, लोगों को कैसे दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंट वे में कैसे दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए करप्शन रोकने का सबसे बड़ा तरीका उनका क्या था? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के आधार पर आपने करप्शन रोका। तो एआई के कंसर्न को वो समझ रहे हैं, लेकिन वो डर बिल्कुल नहीं। और इसमें कोई दो रहा है, जैसे अमेरिका में भी सौरभ जितनी नौकरियां भी जा रही हैं, ले ऑफ बहुत ज़्यादा वहाँ भी हो रहे हैं, तो वो एक असर डालेगा, 20-30% तक असर डालेगा। कहा ये मतलब ह्यूमैनिटी में एक टर्निंग पॉइंट है, मतलब ये मानवता के सामने एक बहुत बड़ी इसमें सौरभ जी मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। अभी रिसेंट डेज के कुछ सर्वेज बताते हैं कि वर्ल्ड में जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी है, उन्होंने एआई को बहुत तेजी से इंटीग्रेट किया है। एक ग्लोबल डिवाइड क्रिएट हो रहा है, जो ऑलरेडी ग्लोबल साउथ हम ब्रेंट लाइन की वजह से बोलते हैं, ये उस पर भी लागू हो रहा है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, वो एआई में बहुत धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं। जहां तक भारत के डेटा वर्सेस अमेरिका के डेटा की बात हो, हमें एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे पास डेटा जरूर है, लेकिन अभी हमारा पेइंग कंज्यूमर नहीं है, इसीलिए शुरुआत में उनका नेगोशिएशन थोड़ा ऊपर एंड पे रहता है।
अमेरिका जिस चीज को लेकर हमेशा कहता है कि मैं उपभोक्तावादी हूं और मैंने कंज्यूमर को बहुत ही रिच बना रखा है, आज जब टैरिफ का गेम भी होता है तो वो वन साइडेड क्यों खेल पाता है? क्योंकि मेरे पास कंज्यूमर है जो पे ज्यादा करता है, लोग भले ही कम है, हमारे पास अनुभव ज्यादा है जिसको लर्न कराया जा सकता है मशीनों को। लेकिन आज भी वो बड़ी कंपनियां नेगोशिएट करने के लिए हमसे इसलिए बैठ पाती हैं कि आप अपने यूजेस से हमें बहुत बड़ा धंधा अभी नहीं देंगे, भविष्य में दे सकते हैं। प्लस इसमें एक चीज और मैं ऐड करता हूं कि फिलहाल के डेज में जितना भी एआई को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, उनमें इंडिया अपने आप को डेटा की तरह से तो प्रेजेंट कर ही रहा है, लेकिन वो ये भी जानता है कि दुनिया की जितनी भी तकनीकी हैं, इंडिया लर्नर बहुत तेज है। भारत हमेशा अपने आप को प्रेजेंट यही बोलकर कर रहा होता है। जब मोदी जी बोल रहे होते हैं कि इसका यूज सॉवरेन तरीके से हो, सबके लिए हो, वो इस बात को जान रहे हैं कि कोई एज ले जा चुका है ऑलरेडी, इस पे ठीक बात है, जा चुका है। लेकिन ध्यान रहे कि हम देर से आते हैं, बहुत तेज आते हैं। और हमारे जितने भी आईआईटीज हैं, अभी आप उठा करके मतलब अभी इस समय पर जितने प्रेजेंटेशंस हुई हैं उसमें हमारे बहुत से कॉलेजेस ने, बहुत से छोटे छोटे स्टार्टअप्स ने, जितना फंड था, भारत सरकार ने 10,300 करोड़ के आसपास का टोटल इस पर फंड दिया हुआ है। 38,000 जीपीयू उपलब्ध करवाए हैं कि हाँ भाई किसी को चाहिए तो ले लेना स्टार्टअप के नाम पर। उसके बावजूद भी भारत के लोग दुनिया के उन लोगों में शुमार हो गए जो एआई को बहुत तेजी से इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंडिया विकासशील देशों का लीडर बनकर निकल कर आ रहा है, जो एआई का यूजर भी है और एआई को सीख करके बना भी रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनकर यहाँ हमारा एक एआई टूल बनने वाला था, बन गया शायद, क्या कोई प्राइवेट फर्म ही बनाई थी, सर्वम शायद। सर्वम का तो आज मतलब काफी जिक्र भी रहा, मतलब अभी जब प्रधानमंत्री के भाषण, सर्वम इज लाइक चैट जीपीटी। ओके, जो डेटा यूज करके वो इंटरप्रेट करके कई लैंग्वेजेस में बाहर निकाल रही है। ठीक है, तो हमारा मतलब मेड इन इंडिया एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो हमारा डर आज एआई को अपनाने के लिए, या हम सोच रहे हैं कि हम पीछे ना रह जाएं, यही डर आप याद करिए जब हम कंप्यूटर्स आ रहे थे ना, तब भी था। तो ऐसा नहीं है, हमने बहुत अच्छा कोप किया हर चीज के लिए, यहाँ जॉब्स के लिए भी, सब कुछ। हम वही जैसे बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत फास्ट लर्नर्स हैं, तो वी विल लर्न एंड इवेंचुअली हमारी ही टेक्नोलॉजी दुनिया यूज करेगी, नहीं तो हमारे ब्रेन्स तो यूज करेगी। एक बात बताइए, आज हर आदमी के हाथ में फोन है, सो ये हमें हेल्प करता है, हमारी जो टेलीकॉम पेनिट्रेशन है, ये हेल्पफुल है एआई के जमाने में? टेलीकॉम में मतलब डिजिटली हम लोग इसको यूज करके क्या एआई के अंदर बता सकते हैं कि हम एआई में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं? मेरे पास एआई के टूल्स भी आ गए और मेरे पास एक फोन भी है। अभी आप यूजर हैं, लेकिन एआई इससे आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। नहीं, प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, यूज की बात कर रहा आप यूजर हैं। मेरे को लग रहा है जिसके भी हाथ में फोन है, इनफैक्ट जैसे वही अगर मैं अपने घर से यहाँ तक आ रही थी तो चैट जीपीटी खोल के काम करना, या उस पर कुछ भी क्वेश्चन पूछना, या उससे कुछ भी मतलब कोई भी इनपुट लेना, वो तो हर मतलब मेरे को लग रहा है वो फोन पर चल ही रहा है। तो आई एम श्योर उपभोक्ता वाइज तो हम लोग हैं ही, वो सबसे बड़े कंज्यूमर तो हम हैं ही। आज की डेट में अगर मैं ये सोचती हूँ कि मेरे को एक गाड़ी लेनी है, मेरा ये बजट है, तो मुझे ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, हर को टेस्ट ड्राइव करना है, हर एक के पास जाना है और चेक करना है। अपने आप एआई ही मुझे बताएगा कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे डेटा सेट, तुम्हारी फैमिली के साइज, तुम्हारे यूजेज के हिसाब से ये गाड़ी है, ये ले लीजिए, ये आपके लिए बेहतरीन रहेगी। तो टेक क्रिएटर के तौर पर, एआई प्लेटफॉर्म्स जनरेटर के तौर पर प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या सोचा है? बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए स्टार्टअप्स को ही जितना हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, वो सारे स्टार्टअप्स के पीछे मकसद क्या है आपका, कि उस तरह का आप इन्वायरमेंट दे रहे हैं। दूसरा, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा किया, वो उसके पीछे वही काम कर रहा है। टैलेंट पूल आपके पास ऑलरेडी है। समस्या एक चीज़ ज़रूर है कि जैसे रिसर्च पे, R&D पे आप जितना खर्च करना चाहिए वो आप नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट के तौर पे भी नहीं कर सकते, प्राइवेट पार्टीज जो कर सकती थी, खासतौर पे जो बड़ी कंपनीज थी, उन लोगों ने शायद उस चीज़ को पहले से नहीं भांपा, पहले से नहीं देखा। हमारा प्राइवेट सेक्टर इसमें पहले नहीं गया। R&D में उस रूप में, जिस रूप में जा सकती थी बड़ी कंपनीज, जो भी नामचीन कंपनियां हैं, किसी पर्टिकुलर का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन जो भी नामचीन कंपनी जैसे जा सकती थी वो नहीं गई। ये ठीक है कि फंडिंग में हम तभी उनसे बहुत पीछे रहते। जैसे गूगल ने जितना पैसा डाल दिया, कहा यह जा रहा है सौरभ कि अगर एआई की टेक्नोलॉजी फ्लॉप हुई तो गूगल बैठ जाएगी, इतना पैसा उन लोगों ने डाला। तो उनके पास उतना पैसा है कि वो डाल सकते हैं, हमारे पास तो नहीं है। लेकिन बाकी जो प्लस पॉइंट्स है उसके आधार पर नरेंद्र मोदी सरकार, उसमें बहुत सारे ब्लूप्रिंट बनाया गया है। और लगातार आप देखें तो पिछले 3-4 सालों में पीएम का सबसे ज़्यादा, जो उनकी जितनी इंटरनल बैठक हुई है, सबसे ज़्यादा जोर इसी पे रहता है, क्योंकि वो खुद बहुत टेक से भी शुरू से ही रहे हैं। कंप्यूटर बहुत पहले उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया था, और कंप्यूटर का बीजेपी के डाटा में, उस समय जब बीजेपी के बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे कि ये अब कंप्यूटर से चलेगी पार्टी, उस समय जब वो संगठन महामंत्री वगैरह रहना शुरू किया था उन्होंने। और लगातार आज भी जैसे उनके आप दफ्तर में जाएँ, पिछले 10 साल में 2014 के बाद कभी भी आप जाएँ तो उनके दफ्तर पे एक छोटा सा पाम टॉप सिर्फ दिखेगा, इसके अलावा एक भी कागज़ नज़र नहीं आया।
एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है हम लोगों को व्हेन वी आर डेवलपिंग दिस मॉडल्स और हम लोग उनको इतना यूज़ करने की बात कर रहे हैं, तो एक जो अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर है ना, वो ज़रूर हमें देखना होगा। जैसे कि ये तो मतलब रीसेंट एग्जांपल है कि एरिज़ोना में एक ऑटो गाड़ी मतलब जो अपने आप चल रही थी, ऑटो पायलट पे चल रही थी, उसने एक पेडेस्ट्रियन को उड़ा दिया। तो वहाँ पर अकाउंटेबल कौन है? गाड़ी मैन्युफैक्चरर या एआई का जो मॉडल जिस कंपनी ने डेवलप किया था वो, या गवर्नमेंट जिसने वो ऑटो पायलट गाड़ी सड़कों पर चलने दी? तो ये जो अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर है ना, ये इंडिया के लिए अगर हम इसको डिप्लॉय करने की वास्ट स्केल पर सोच रहे हैं, उस अकाउंटेबिलिटी को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसका फ्रेमवर्क बनाने की बेहद बेहद ज़रूरत है। अभी कोई एग्जांपल्स आए हैं इसके मिसयूज के? मिसयूज से ज्यादा तो आपको मैं कल्पना दूं, आप इस कल्पना से शायद थोड़ा सा सोचने में जा पाएंगे सर। और डराएंगे तो नहीं इनको? नहीं, मिसयूज हाल ही के दिनों में, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, मिसयूज तो सर डीप फेक सबसे बड़ा मिसयूज है। वो तो आप भूल ही नहीं सकते। क्योंकि मोबाइल का जिक्र किया, मैं आपको एक छोटा सा 2 मिनट की यात्रा कराता हूँ। आपके मोबाइल से हाल ही के दिनों में डिजिटल अरेस्ट काफी सुर्खियों में रहा कि ऐसा एक फोन आता है, सामने वाला फेक अधिकारी बन के बात करता है, ये सब बातें हुई। हाल ही के दिनों में मैं अपनी टीम से बैठ के बात कर रहा था कि व्हाट इफ एक मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आता है जिसमें मुझे कुछ ग्रीटिंग्स हैं या फिर मेरे लिए कोई बैंक का मैसेज है, मैंने बिल्कुल उसको क्लिक किया और मेरे मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर ऑटो इंस्टॉल हो जाता है। एआई जनित वो ऑटो इंस्टॉल एप्लीकेशन अब मुझे इंस्ट्रक्शन देता है कि मिस्टर अंकित अवस्थी, आपके पास 5 मिनट हैं। 5 मिनट के अंदर आपके पास जो भी बिलोंगिंग्स हैं इन्हें छोड़ करके, इंक्लूडिंग योर ड्रेसेस, आप 20 सड़क पे जाके खड़े हो जाइए। ये एक प्रॉम्प्ट है। आपने कहा अरे यार मशीन ही तो बोल रही है, हटाना इसको एक काम करते हैं, बंद कर देते हैं। वो आपकी हैबिट जानता है कि आप बंद करेंगे इसे, आपको वो बंद करने का प्रॉम्प्ट ही नहीं ले रहा है क्योंकि उसने आपका पूरा डिवाइस कंट्रोल कर लिया है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। चूंकि उसके पास आपके सारे लॉगिन पासवर्ड्स हैं, सोशल मीडिया एक्सेस है, सारी हिडन फोटोज उसके पास है, सारी हिडन चैट्स उसके पास हैं, आपकी जितनी भी हैबिट्स हैं वो सब उसके पास सेव है। आपको अगला प्रॉम्प्ट आता है, ऑटोमेटिक कैमरा ऑन होता है, ऑडियो ऑन होता है और आपसे फिर कहा जाता है कि अगले 5 मिनट में अगर आप ये नहीं करते तो मैं आपको सीधा यहीं से लाइव कर रहा हूं, आपकी जितनी भी प्राइवेट फोटोज हैं इन्हें मैं आप ही के सोशल मीडिया पर, क्योंकि हम सब इतने समझदार हो गए कि हमारे पासवर्ड्स भी मोबाइल में ही सेव हैं। मतलब हम इतने इंटेलिजेंट हुए कि हम मशीन के इंटेलिजेंस पर निर्भर हो गए। वो आपके पासवर्ड से सारे कॉन्टैक्ट्स को अब डीएम मारना शुरू करता है। आप मजबूर होकर के उस मशीन के सामने खुद खड़े होने लगेंगे। मैं आपको बताता हूं, एलॉन मस्क का एक बहुत ही ऐसा वायरल बयान रहा है और इवन इसके जो गॉडफादर हैं वो भी एक लाइन बोलते हैं कि इंसानी सभ्यता जिस चीज से सबसे ज्यादा चिंतित होनी चाहिए वो जब मशीनें इंसान को ऑर्डर देने लगेंगी उससे, और एआई उस तरफ बढ़ा हुआ कदम है। व्यक्ति जिस चीज को अनुभव नहीं कर रहा है, ये मैंने आपको मोबाइल का उदाहरण दिया, अब ऐड करिए यही केस बैंकिंग में हो जाए, यही हमारे न्यूक्लियर डिवाइसेस में हो जाए, जहां जहां इंटरनेट पेनिट्रेशन है। हालांकि इन सबको आइसोलेट रखने के तमाम तरीके अपनाती हैं, सारी सुविधाएं की जाती हैं, लेकिन फिर भी आप बार्गेनिंग कैपेसिटी सोचिए ना। जिस न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह से दुनिया डरती थी, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सही मायने में एज ए लीडर उन्हें डर बताया जा चुका है कि सर वास्तविकता तो यह है कि डर है, लेकिन अब आप बोल दीजिए कि डरने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हम हैं कि जॉब्स की बात करते हैं, सेफ गार्ड्स के साथ ही एग्जैक्टली एआई की गाड़ी बढ़ेगी। इसीलिए सर मैं बीच में प्लीज थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, इसीलिए वर्ल्ड लीडर्स 2023 से इसको लेकर बैठक कर रहे हैं। 23, 24, 25, 26 पहला विकासशील देश है भारत जहां पर यह बैठक हुई है, जहां पर चिंता इस बात की हो रही है कि भैया इसका नाम ही इंपैक्ट समिट रखा गया है कि हम सब एक क्यों नहीं हो रहे, 20 राष्ट्र के अध्यक्ष क्यों आए हमारे देश में, क्योंकि सबको चिंता है कि हम इससे निपटेंगे कैसे। चलिए पहले चरण में अच्छा हो कि हम इसका उपयोग अच्छा कर पाए और हमारा हम इसके मंत्री लिए है capable सर्वजन बन हित पाएं। है, सर्वजन सुखाय। हाँ, उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा कि मंत्र ये होना चाहिए। आज बहुत मदद मिली आप लोगों को समझने में कि एआई है क्या भला। तो डर खत्म हुआ या डर खत्म हुआ? डर तो डराया तो इन्होंने है, थोड़ा थोड़ा जागरूक हो लास्ट गए में तो और डरा दिया। जागरूक हो गए आप। बहुत शुक्रिया अंकित आपका, मुझे आपका बहुत धन्यवाद। देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे थे कॉफी पर कुरुक्षेत्र।